Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today we are going to study a very important financial organization of our country, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is the central bank of India और आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जो वो ऑपरेट करते हैं इन ऑर्डर टू रेगुलेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू मेंटेन द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। अब इनके बारे में हम इस बॉडी के बारे में हम पूरे इस सेशन में आज डिटेल इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज द एपेक्स बॉडी इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आप एपेक्स बॉडी की बात करो, टॉप अथॉरिटी की बात करो, तो वहां पे आपको आरबीआई देखने को मिलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहां पे इसको ओन कौन करता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओन करती है। और अगर आप इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखो तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935 बट इट गॉट नेशनलाइज्ड ऑन 1st of Jan 1949। ओके, अब हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो अभी तो ये मुंबई में लोकेटेड है, बट इनिशियली जब आरबीआई का गठन हुआ था तब वो कोलकाता में लोकेटेड थे। अब इसके अलावा अगर हम इनके पर्टिकुलर देखें कि क्या इनके ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पे इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल्सो द कंट्रोल इशूइंग एंड मेंटेनिंग द मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, करेंसी को इशू करना और फाइनेंशियल एक रेगुलेशन बनाना सारे बैंक्स के ऊपर, वो आरबीआई का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। अब अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री को आरबीआई की स्टडी करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1926 में आती है हिल्टन यंग कमीशन, जिन्होंने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट को सजेस्ट किया। अब इनके ही सजेशन से यहां पे ये बात रखी गई कि ओके, इंडिया शुड हैव इट्स ओन सेंट्रल बैंक। ओके, वहां पे अब फिर लेटर ऑन 1934 के थ्रू आरबीआई एक्ट को पास किया जाता है, जिसमें आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है। अब लेटर ऑन 1935 में आरबीआई को बना दिया जाता है। एज पर द आरबीआई एक्ट, द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। तो 1935 में मैंने आपको बताया इनिशियली में वो कैलकाटा में बनाया गया था ऑन द 1st of April 1935। बट 1937 में क्या होता है, ये ऑफिस को रीलोकेट करके मुंबई में कर दिया जाता है। इसलिए आज अगर हम पढ़ते हैं तो आज हेडक्वार्टर्स हमें सुनने को मिलते हैं दैट इट इज लोकेटेड इन मुंबई। नाउ then 1949 में RBI got nationalized and all its stake was handed over to the Indian government on of 1st of Jan 1949। Now moving towards the structure of RBI, तो यहां पे देखिए टोटल अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 21 मेंबर्स यहां पर आते हैं आरबीआई के। अब वो मेंबर्स किस तरीके से बाइफर्केटेड हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टोटली एक पूरी बॉडी को कहा जाता है, जिसमें से अगर हम ऑफिशियल डायरेक्टर्स को देखें, ये हमारे जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो द ऑफिशियल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यहां पे आपके गवर्नर आते हैं, उसके अलावा आपके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स आते हैं। तो यहां पे आपको भी पता है रिसेंटली संजय मल्होत्रा जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज द आरबीआई गवर्नर। अब इसके बाद अगर हम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करें तो यहां पे नॉमिनेट किया जाता है इनको। ऊपर आपने जो ऑफिशियल देखे वहां तो इनको अपॉइंट किया जाता है, बट अगर हम नॉन ऑफिशियल को देखें तो यहां पे इनको नॉमिनेट किया जाता है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। तो यहां पे अगर आप देखो तो 10 डायरेक्टर्स आर तो कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ एंड अदर देन दैट 2 आर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि आपके मेजरली फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही आते हैं ये मेंबर्स। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपको पता है कि आरबीआई का जो ऑफिसेज हैं वो 4 लोकेशंस में लोकेटेड हैं। मेन अगर हम ऑफिसेज की बात करें तो यहां पे आप देखोगे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। तो चारों ही ये ऑफिसेज से एक एक यहां पे आपको डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हुए मिलते हैं। तो ऑल इन वन अगर आप देखो तो ओवरऑल आपको अगर आप काउंट करो तो 21 मेंबर्स यहां पे आपको देखने को मिलते हैं इन दी आरबीआई। ओके, now moving forward with the functions of RBI, what are the detailed functions of Reserve Bank of India? तो देखिए, सबसे फर्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो इशूअर ऑफ द बैंक नोट्स। हम जो भी करेंसी यूज करते हैं, जो भी लीगल करेंसी है इंडिया में जो रनिंग में होती है, उसको इशू करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। बट देयर इज एक्सेप्शन ऑल्सो। यहां पे 1 रुपी नोट
₹1 नोट और कॉइन्स को छोड़ के, ₹1 नोट और कॉइन्स को आरबीआई नहीं इशू करता है, उनको छोड़ के जितनी भी करेंसीज होती हैं वो आरबीआई इशू करता है। अब क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो आरबीआई फॉलो करता है इन ऑर्डर टू इशू द करेंसी नोट्स? तो यस, द सिस्टम इज देयर व्हिच इज नोन बाय द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसके बारे में हम अभी आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। Then the next function is the banker to the government। अब जब भी गवर्नमेंट को फंडिंग की जरूरत होगी, लोन की जरूरत होगी, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, तो दे कैन गो अप टू आरबीआई। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक, क्योंकि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल की लिस्ट में आते हैं, उन सभी को जब जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई का रुख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो लेंडर ऑफ द last resort in case of any financial emergency, if a bank is facing, so they can go and take a loan from RBI or any kind of financial help from RBI. Okay, now later on it is also known as the custodian and manager of foreign exchange reserves। आपको पता है अगर कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को मैनेज करना चाहती है, उसकी जो वैल्यू है उसको क्या रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है, वो आपका डिटरमाइन होता है कितनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उस कंट्री के पास अभी हैं। तो यहां पे आरबीआई के हाथ में ही होता है कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो कितनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रख रहे हैं, वो सब जो है वो आरबीआई यहां पे देखता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। मैंने आपको बहुत सारे सेशंस में इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आरबीआई यूज करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू मेंटेन दी मनी सप्लाई। अगर उनको इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है तो वो सीआरआर या फिर एसएलआर, इन सब चीजों का जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उनका यूज करके जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो कंट्री की मेंटेन रखते हैं। सो वी हैव डन विद द फंक्शंस, नाउ मूविंग ऑन विद द अदर टॉपिक, व्हाट इज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम? What is the minimum reserve system? तो it is a system which RBI follows on how to issue the currency। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, बिफोर इशूइंग द करेंसी, करेंसी को इशू करने से पहले कितनी करेंसी इशू करनी है हमको, उसको करने से पहले आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व्स रख लेता है अपने पास। क्यों रखता है? क्योंकि उनको एक फ्यूचर में इमरजेंसी ना आ जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, तो उस केस से, उस सिचुएशन से, इमरजेंसी से डील करने के लिए आरबीआई करेंसी को इश्यू करने से पहले ही अपने पास कुछ रिजर्व्स अमाउंट में रख लेता है, और उसका अमाउंट है 200 करोड़ रुपीस, जिसमें से अगर आप देखो तो 115 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही होता है। इसके अलावा अगर आप 85 करोड़ की वैल्यू देखो तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स होती हैं वो आपके 85 करोड़ की वैल्यूएशन पर आरबीआई के पास रखी रहती हैं। तो 200 करोड़ का एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई मेंटेन करता है। उसके बाद जो है वो एक करेंसी हमारी कंट्री में इशू करते हैं, राइट। अब अगर हम देखें कि इशू कब किया गया या फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम को लेकर आया कब गया, तो इन 1957 से ये आरबीआई इस सिस्टम को लेकर चल रहा है। नाउ मूविंग विद द पब्लिकेशंस ऑफ आरबीआई, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आरबीआई लेकर आता है। कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं? तो सबसे पहली तो है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद आप देखो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वेज ऑफ हाउसहोल्ड्स। यहाँ पे काफी ज्यादा हाउसहोल्ड से क्वेश्चन किया जाता है कि जो भी अभी रनिंग में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो महंगाई आप देख रहे हो, क्या वो आपके हिसाब से सही है या फिर नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ये डिटेल सर्वे जो है वो आरबीआई कंडक्ट करता है इन द सिटीज, इन द रिमोट एरियाज ऑफ आवर कंट्री। इसके अलावा अगर आप देखो तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, दिस इज द मोस्ट फेमस रिपोर्ट एंड एवरी इकोनॉमिस्ट लुक अप टू दिस रिपोर्ट, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा स्टडी करने में हमको हेल्प मिलती है। फिर इसके बाद अगर आप फोर्थ पब्लिकेशन देखो तो यहां पे आता है रिपोर्ट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कितनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी हैं और बाकी कंट्रियों से भी कंपैरिजन किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो सारा जो एक लेखा जोखा होता है वो इस रिपोर्ट में लिखा रहता है। फिर हमारे पास एक फिफ्थ पब्लिकेशन है कंज्यूमर
कॉन्फिडेंस सर्वे, कितना एक कंज्यूमर एक अथॉरिटी के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए रखता है, फेथ बनाए रखता है, कितना फेथ वो लूज हो रही है, किस तरीके से हम उन सजेशंस को एक एक्सेप्ट कर सकते हैं जो भी एक कंज्यूमर देना चाहता है, कि कैसे कोई भी सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रिवेल होनी चाहिए, वो सब कुछ इस सर्वे में आपको आता हुआ दिखाई देता है। फिर हमारे पास 6th जो रिपोर्ट है वो है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ रिपोर्ट बट दिस इज अ इंडेक्स, और यहाँ पे डिजिटल पेमेंट का इंडेक्स आरबीआई लेके आता है, जिसमें आपको पता चलता है कि डिफरेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी क्या रैंकिंग है, कितने दर्जे पर ट्रांजैक्शंस वहां पर रिकॉर्ड हुए हैं एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द की फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, दीज आर द वन लाइन ऑफ फैक्ट्स दैट कैन डायरेक्टली हेल्प यू इन वन डे एग्जाम्स। तो जिसमें से फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट गवर्नर की अगर आप बात करो आरबीआई के, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर। वहीं अगर आप इंडियन गवर्नर की बात करो तो यहां पे आपको सीडी देशमुख आरबीआई के इंडियन गवर्नर देखते हुए मिलते हैं। इसके बाद अगर आप देखो कि मनमोहन सिंह वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, और टिल नाउ ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे पर्सन रहे हैं जो कि पीएम भी रहे हैं और गवर्नर ऑफ आरबीआई भी इन्होंने सर्व किया है। इसके बाद अगर हम एम्बलम देखें तो यहां पे देखिए, एम्बलम आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो कि यहां पे एक टाइगर आपको दिख रहा है और एक पाम ट्री भी दिख रहा है। दिस इज अ टाइगर एंड दिस इज अ पाम ट्री। तो एम्बलम में आपको ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। अब अगर हम आरबीआई के सब्सिडरीज की बात करें कि आरबीआई के अंदर कितनी सब्सिडरीज काम करती हैं, तो 4 fully owned subsidiaries are working under the RBI by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, which is DICGC, Bharatiya Reserve Bank Note Mudra Private Limited, BRB and MPL, Reserve Bank Information Technology Private Limited, REBIT, and Indian Financial Technology and Allied Services, and the short form is IFTAS. So with this, we have come to the conclusion of studying the RBI. I hope आपको Reserve Bank of India की जो भी concepts हैं वो clear हुए होंगे, और अगर आपके कोई भी doubts हों तो you can ask in the comment section. Thank you so much for watching my session. Don't forget to subscribe to our channel Ecoholics. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।